Hello, I welcome you ऑनलाइन क्लास ऑफ JRMS। आज हम एक विशेष शख्स के लिखे हुए पोएम को देखने जा रहे हैं। हिज नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम क्लास 10th की इंग्लिश किताब में से है, फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट पोएम है। आप सभी इससे वाकिफ होंगे। डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट कहा जा रहा है इसमें, वो डस्ट नहीं है जो डस्ट आप सोच रहे हैं। और झाड़ना, जो झाड़ते हैं डस्ट आउट, कहते हैं ना स्नो का झाड़ना। जो झाड़ स्नोफॉल से झाड़ के जो हिल करके आता है, गिरता है, उसी डस्ट को कहा जा रहा है। दिस पोएम हैज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि इस पोएम बहुत छोटा है, बहुत गहरा अर्थ है। दिस पोएम, though it only 8 lines long and seem to be the simplest of short poems, with full end rhyme and short lines. On the surface, the two standards appear to be nothing more than a snapshot of a rival events concerning a crow, tree, snow, and a human being. Yet, as always with Robert Frost, you know that beneath the surface there will be developer worlds of meaning and possibility. उन्होंने स्वयं एक चीज को कहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कवि थे, ऐसा एक पोएट थे जो जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को लिखा करते थे, हकीकत बातों को। उन्होंने खुद कहे थे, इट इज व्हाट इज बियॉन्ड दैट मेक्स पोएट्री, व्हाट इज अनसेड इन एनी वर्क ऑफ आर्ट, इट्स अनसेड पार्ट इज इट्स बेस्ट पार्ट। वो अपने कविता में हमेशा ये लिखा करते थे, रॉबर्ट्स, जो दैनिक जीवन का घटना, जो जीवन में जुड़े हुए कई खुशी का माहौल, दुख की माहौल, इस तरह के कई घटनाओं को लेकर के रिलेट करते थे। और जब हम यहाँ देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टोरी या उनका लिखा हुआ, उनके जीवनी संबंधित पहले हम देखेंगे जो उसका स्टोरी है, हाउ he has been writing many poems related to our lifestyle, related to our human nature, all the incidents. इस संदर्भ में हम देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born in San Francisco, but his family moved to Lawrence, Massachusetts in 1884 following his father's death. The move was actually a return, for Frost's ancestors were originally New Englanders, जहाँ से उनका फोरफादर से उन लोग को उनके पापा का देहांत कर वापस जाना पड़ा। और उन्होंने अपने हाई स्कूल के बाद से इस तरह कई प्रकार पोएम लिखे, और उनका सबसे पहला पोएम जो पब्लिश हुआ था उनके एज ऑफ 40, बट ही कुड गो ऑन टू विन ए रिकॉर्ड फॉर Pulitzer prizes and become the most famous poet of his time before his death, the age of 88.
उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन काल में अपने गुजर जाने से पहले ही बहुत सारे इस तरह हासिल किए हैं, नाम कमाए हैं। हम इस पोएम देखने से पहले जो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, कई चीज़ें हम लोग अपने जीवन में भी कई प्रकार की बातें से गुजरते हैं। समाज में लोग कई प्रकार का नेचर से रिलेटेड विषय को अपशकुन भी मानते हैं। इस तरह हम कहीं जाते रहते हैं, बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो हम उस तरफ से मुड़ेंगे, दोबारा फिर मुड़ करके थोड़ा जाएंगे, लोग अपशकुन मानते हैं। इस तरह क्राव को भी एक डिस्करेज या दुखद माने ऐसा एक प्रतीक मानते हैं, तो भी लोग पॉजिटिव तौर पे लेते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इस तरह का भाव रखते हैं। इस पोएम जो देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ अर्थ को पोएट समझाने का प्रयास किए हैं। जब हम इस पोएम को बारे में थोड़ा संक्षिप्त देखते हैं, उसका सारांश ये है। डस्ट ऑफ स्नो इज ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये छोटा सा पोएम है, 8 लाइन्स। अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो विद इन 20 सेकेंड में हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही गहरा और मीनिंगफुल है, अर्थ है। दिस पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंपल मूवमेंट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस इन वंस लाइफ। ये पोएम इस चीज़ों को दर्शाना चाहता है, इस चीज़ को कहना चाहता है, इस चीज़ मैसेज देना चाहता है। छोटी छोटी भी बातें क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस बन जाता है जीवन में। द पॉइंट हैज मेंशन क्राउ एंड हेमलॉक ट्री। इस पोएम में जो 8 लाइन का पोएम है, 2 स्टैंजा में डिवाइड हुआ है। उसमें वन इज क्राउ, इधर क्राउ है, एंड हेमलॉक ट्री, जो दोनों को दोनों एक अशुद्ध इस तरह का वस्तु, और कई लोग इसको सोरोफुल मूड और डिप्रेसिव, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री, इस तरह मैंने इसका दोनों का सूचकांक जो इसमें मेटाफोर का यूज किया गया है, क्राव एंड हेमलॉक ट्री, ये किसका सूचक है? अच्छे पल को दर्शाता नहीं है, अच्छे विषय को ये सूचक नहीं देता है। क्राव आल्सो लोग क्या करते हैं, क्राव को भी कई लोग अशुभ तौर पर देखते हैं, बिकॉज इट एंड हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री, यूजुअली पीपल may not like it. Both this signify that the poet was not in good mood, and so he described the dark. ये दोनों चीज से पता चलता है पोएट का मूड सही नहीं था, मूड अप था। जैसे हम कहते हैं ना, अरे आज मैं क्या देख के उठा जो मेरा मूड अप हो गया। कितना बातें दिमाग में चलते रहता है, हो सकता है इस तरह की बातें हो, डार्क, अंधेरा, अंधकार हो गया। डिप्रेसिव एंड बिटर, कड़वापन, एंड साइट ऑफ नेचर, इस तरह का उनके मन में आ गया। उस दिन भर वो कुछ करना चाह रहा था या कहीं जा रहा था, पर उस दिन के लिए उनका मन उदास या निराश इस तरह के किस बातों से घिरे हुए थे। एंड हम लोग इस पोएम से क्या सीखते हैं, टू उसी प्रकार मूड में भी रह के, जैसे डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड,
उसी को किस तरह प्रेजेंट करता है और किस तरह पल भर में बदल जाता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं. बट व्हेन द क्राउड शेक सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम देन हिज मूड चेंज. जब क्राउड क्या करता है, उसका डस्ट ऑफ स्नो को झाड़ देता है, हिला देता है ऊपर से, तो कुछ गिर जाता है स्नो, तो तुरंत उनका मूड चेंज हो जाता है, बदल जाता है. नेचर का काम जो है इंसान किस तरह बदल देता है, उसको तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है. दिस इज क्राउ एंड दिस इज हेमलॉक ट्री. ये अक्सर आप जानते हैं बड़े बड़े घने जंगलों में पाए जाते हैं. क्राउ आप तो सब जगह देखते होंगे. दिस पोएम यू कैन रीड फ्रॉम हियर. द वे ए क्राउ रास्ते में क्या था, क्राउ जैसा कि वो क्राउ था, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, क्या हिला दिया, डस्ट ऑफ स्नो. सभी जानते हैं, हो सकता है ठंडी का मौसम था, पोइट कहीं से गुजर रहे थे और क्यों हिलाया ये तो हमें नहीं मालूम. हो सकता है पोइट उधर से गुजर रहे थे, पेड़ के नीचे खड़े थे, स्नोफॉल पड़ रहा था और पूरा झाड़ी में पूरा स्नो से भरा हुआ था, वहीं चिड़िया बैठा था और उड़ के जाने के चक्कर में या कुछ बात होगा जो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरा है, पोइट के ऊपर है. ये कहाँ बैठा होता है, हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था क्राउ और उन्होंने हिला दिया. हिलने की वजह से जो स्नो लगा हुआ था झाड़ी में वो गिर गया पोइट के ऊपर. और आगे जब देखते हैं सेकंड में, इज द सेम थिंग. द वे ए क्राउ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. ये कैसे होता है, इस तरह स्नोफॉल जब होते हैं, स्नोफॉल गिरता है and this is crowd sitting. Suppose poet is standing here and shaking the tree, might have falling down here, ऐसा गिर रहा होगा. तो इसी पल में तुरंत उनका क्या होता है, डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरा, पोइट के ऊपर गिरा. यहाँ जब देखते हैं किस प्रकार का मूवमेंट को पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं. कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक छोटी सी घटना को याद करते हैं जो उनके मूड को बदलते हैं. ये बहुत सरल लगता है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्व है. कभी बहुत उदास और निराश था, बहुत दुख की स्थिति में था, वो अपने विचारों में खो गया था. वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी अचानक पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा पेड़ से टकराया या उसको हिलाया, कुछ भी हुआ होगा, पेड़ से बर्फबारी के कण कभी ऊपर गिर गए. उसी मूवमेंट को कभी यहाँ अपने शब्दों में बयान करते हैं. सेकंड स्टांजा, हैज गिवन माय हार्ट. ये कहाँ चला गया, किसको दे दिया हार्ट, कहाँ पे आ गया हृदय. एक चेंज ऑफ मूड, एक पूरा हृदय में चला गया और मूड चेंज कर दिया. सेव्ड सम पार्ट, और क्या कर दिया, बचा लिया, कुछ भाग को बचा लिया. ऑफ ए डे आई हैड रिव्ड. पोएट यहाँ कहते हैं थोड़े समय के लिए मेरे मूड को चेंज कर दिया और ये मेरा बचा हुआ पार्ट को क्या कर लिए, बचा लिए. बचा हुआ भाग जो दिन का पूरा दिन भर पड़ा हुआ था उस दिन से बचा लिए, नहीं तो पूरा दिन ऐसी
उदास से गुजर जाता। कहते हैं ना, सुबह का समय अगर खराब हो जाता है, पूरे दिन ऐसे ही चला गया, लोग इस तरह कहते हैं। इसलिए कभी जब क्राउड डस्ट गिराता है या स्नोफॉल गिराता है, तो उसको कुछ नेगेटिव ना सोचते हुए ऐसे पॉजिटिव लेते हुए कहता है, कम से कम मेरा बचा हुआ समय जब कभी पर नरम और ठंडी बर्फ गिरती है थी, तो इससे उसकी मन में स्थिति दुख से खुशी में बदल जाता है। बहुत उदास के साथ जो खड़े थे, इस तरह का परिवेश में जब ऊपर से गिरता है, नरम और ठंडी बर्फ गिरी, तब उन्हें तुरंत दुख से खुशी में बदल जाता। उनका मूड शांत और तरोताजा महसूस करने लगा। इस साधारण घटना ने उन्हें बाकी दिनों का आनंद लेने में मदद की, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाता। जब वह खड़े थे, क्राउ ने इतना एक अद्भुत काम किया, कैसे भी कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो बचा हुआ समय, पूरे दिन बाकी था, उस समय खुशी से बीत पाया। बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने अपने बाकी दिनों को बर्बाद होने से बचा लिया। अन्यथा क्या होता, दिन भर उनका मूड ऑफ रहता। जब दिन भर मूड ऑफ रहता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उदास से ही गुजरता था समय। यहाँ तक पोएम में मात्र 8 लाइन का है, 2 स्टांजा में डिवाइड किए हैं। जब हम पढ़ते हैं, कभी बहुत उदास के साथ थे, लेकिन जब ऊपर से क्राउ ने झाड़ी को हिलाता है, तो स्नोफॉल जब उनके गिरता, ठंडी ठंडी बर्फ जब गिर जाता है, तब उनका मूड पूरा चेंज हो जाता है और वो कहता है, अच्छा हुआ मेरा बाकी समय दिन का जो बेकार हो जाता, वो समय बच गया। यहाँ हम देखते हैं कुछ लिटरेरी या पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है इस पोएम में, उसे हम अब देखते हैं। एलिट्रेशन। यदि आप पोइटिक डिवाइस को जानना चाहते हैं, मेरे वीडियो आप नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से देखिएगा। एलिट्रेशन, जहाँ पे इस तरह वावेल कॉन्सोनेंट जो साउंड के बीच में कॉन्सोनेंट आवाज साउंड रिपीट होते हैं एक ही लाइन में या एक ही साथ, बारी बारी वर्ड बाय, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट। हैज यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड, हार्ट यहाँ भी कॉन्सोनेंट का, दिस इज वावेल and this is vowel, same sound is given in same line, though it may be थोड़ा सा इसमें गैप है, तो उसके बाद भी एक ही लाइन में आया। and here and saved some, s also consonant sound, s also, so this is vowel, so this is called alliteration device used here. This is heart and this is, and next device, inversion. Inversion, when the structure of sentence is changed by the poet. Inversion device is used here. What is inversion? That is, you have to understand. By the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme. This poetic license is called inversion. कई बार क्या होता है ना, पोएट को हम लोग चेंज कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। सपोज सेंटेंस को अगर सही रखना है, उसको थोड़ा उलट कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर सेम ना हो, इसमें हम देखते हैं सेम ना हो, उसके बाद भी हम लोग पलट के भी लिख कर सकते हैं। इसको पोएटिक लाइसेंस भी कहा जाता है और इसे कई नामों से, कई प्रकार तरह से हम लोग जानते हैं। जो
पोइटिक डिवाइस में आता है कॉल इन्वर्जन। इट स्टांजा फर्स्ट इन्वर्जन कैन बी सीन। पहला स्टांजा में हम लोग देखते हैं जब पोइट क्या करता है अपने राइम को बना कर रखने के लिए वो चेंज करता है, लाइनिंग को चेंज कर लेता है, उसका बदल देता है। जैसा क्राउ स्नो है, इस तरह लाइनिंग को चेंज करने तो सेंटेंस को अलग रीति से अलग तौर से भी लिखा जा सकता था, लिखना चाहिए था, पर राइम को बना कर रखने के लिए पोइट क्या करता है उसको इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन में परिवर्तन कर देता है। एंजाम्बमेंट, एंजाम्बमेंट क्या है? ईच लाइन रन्स इनटू द नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नो पंक्चुएशन मार्क आर बीइंग यूज्ड हियर, यहाँ पर डॉट है बट हियर नो पंक्चुएशन मार्क, नथिंग इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड, शुरू से लेकर के अंत तक क्या है, दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड, ये डिवाइस की यूज किया गया है। इंजाम्बमेंट, ईच लाइन रन्स इनटू द नेक्स्ट। इंजाम्बमेंट को जो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज करे बगैर जो लाइन नेक्स्ट लाइन फॉलो करता है उसको इंजाम्बमेंट कहते हैं। एंड राइम स्कीम, see rhyme scheme is here A, B, again A, again B, again C, D and C, D. This is a rhyme scheme. Assonance, the prominence of a vowel sound throughout a line is called assonance. इसी तो आपको जानते होंगे जहाँ पे पूरा वावल साउंड का प्रयोग होता है दूसरी लाइन में तो उसको कहते हैं एसोनेंस। इन स्टांजा फर्स्ट और सेकंड में भी देखेंगे सुक डाउन ऑन मी, देखिए यहाँ पे सुक वावल साउंड है, डाउन वावल साउंड है, ऑन वावल साउंड है, here also, so that is called assonance. So now you can see some of the main point of this poem. The poem explains a very simple incident in a very simple word. बहुत सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही मीनिंगफुल की तो। It tells us that sometimes even a small incident may prove to be a larger significance. ये क्या बताना चाहता है, हो सकता है छोटी सी छोटी बात भी हो सकता है जीवन में, लेकिन वही आपको जीवन को बदल सकता है, वही आपको पूरा माहौल को बदल सकता है, बहुत बड़ा एक माहौल बना सकता है। It can become a big significance for your life. The poet is upset in the beginning of the poem, but a small incident of falling of snow changes his mood totally. पोइट क्या था, सुबह के समय माने जो सुबह का वक्त था जो पूरा उदास थे, निराश थे, हो सकता है किसी कारण वजह से यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन छोटी सी घटना स्नोफॉल किसने गिराया, क्राउ, जिसको हम लोग बेडोमने मानते हैं। जो ट्रीज कौन सा ट्रीज है, जहरीला पॉइजनस ट्री, जिसको लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं, कौवा को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उससे एक चीज़ होता है, घटना घटती है, छोटी सी घटना है, छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन पूरा कवि का मूड को पूरा बदल देता है, टोटली चेंज। इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट फील्स रिलैक्स्ड। लास्ट में क्या होता है, पोएट अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। एंड थैंकफुल टू द नेचर, और धन्यवाद देता है नेचर को, जो कुदरत है। इस तरह कई बार हम लोग उसको बेडोमेन कई प्रकार का हम सोच रखते हैं, हमारे मन में रहता है, लेकिन यही चीज़ें कई बार हमको बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को भी सिखा देता है और हमारे लिए एक सिग्निफिकेंस बन जाता है। जो समय उनका बर्बाद होना था वो बच गया, उनका नेचर ने बचा लिया। कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, यहाँ क्या होता है, नेचर और मानव के बीच में वार्तालाप होता है इस पोएम में। कैसे वार्तालाप, उदास था इंसान, लेकिन नेचर से क्या हुआ, जब खड़ा था तो अचानक उनके ऊपर स्नोफॉल गिर गया तो तुरंत ठंडी से ताज़ा
स्नोफॉल, ताजगी आ गई उनके जीवन में, ठंडी ठंडी जो बर्फबारी जैसा होता है उस तरह उनको पूरा मूड बदल दिया। नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विथ नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस। और यहाँ क्या होता है, जो मानव का, इंसान के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और नेचर यहाँ पर क्या करता है, हीलिंग एंड हेल्पिंग, माने उसे चंगाई और देने में मदद करता है, उन्हें उसको सही करने में, उसका मूड को ठीक करने में मदद करता है। इट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल नेचुरल इवेंट। एक छोटी सी एक प्राकृतिक घटना है, छोटी सी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा माहौल को अच्छा बना देता है। पोएम मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, और कहीं कुछ डाउट होंगे तो अवश्य कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जा करके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।